नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां बिहार में विधानमंडल के बजट सत्र के पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना है और अटकलें बहुत तेजी के साथ लगाई जा रही हैं, क्योंकि बिहार में 28 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और संभावना यह है कि बीजेपी कोटे से कुल 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जगह कैबिनेट में दूसरे चेहरे को जगह मिल सकती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार पर सहमति बन गई है। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। चलिए, उनकी पार्टी तय कर ले और एनडीए में तय हो जाएगा। ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये पार्टियों का फैसला और गठबंधन का फैसला है। बिहार कैबिनेट का अगर एक्सपेंशन होता है और अगर उसमें दिलीप जायसवाल जी शामिल होते हैं तो उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा होना उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम उन्हें बधाई देते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए आखिर किसे अंदर जगह दी गई है, किसे बाहर, यानी कि कौन इन कौन आउट। कुल 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, जिसमें दिलीप जायसवाल की जगह दूसरे चेहरे को तरजीह दी जा सकती है। वहीं बीजेपी कोटे से 3, जेडीयू कोटे से 2 नए मंत्री बन सकते हैं। और ऐसे में आज जो अटकलें लगाई जा रही है वो क्लियर हो जाएंगे शाम 4 बजे। किसके पास कितने विभाग हैं? जहां बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के पास 1 से ज्यादा विभाग हैं, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास कुल 3 विभाग हैं। मंत्री मंगल पांडे और नीतीश मिश्रा के पास 2-2 विभाग हैं। अब ऐसे में बीजेपी जेडीयू से कौन कौन सामने आएगा, कौन सा वो चेहरा होगा, वो भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जहां बीजेपी कोटे से 3 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जेडीयू कोटे से 2 चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। 28 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, जहां नीतीश सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी। हर किसी को ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर वो कौन से महत्वपूर्ण चेहरे और नाम होने वाले हैं जिसको तरजीह दी जाएगी। साथ ही सवाल ये भी कि विस्तार के दौरान कौन बाहर होगा, क्योंकि कुछ पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी जेडीयू से कौन वो नया चेहरा जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है। कैबिनेट विस्तार से आखिर विपक्ष क्यों हैरान है? दिल्ली के बाद बिहार जीत की क्या वाकई में तैयारी हो रही है, जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार में उसी फॉर्मूले के तहत यहां पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि 2025 के अंत में आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर लगभग सभी तैयारी यहां पर की जा रही है। ऐसे में खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ नीरज कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। मनोज लाल मनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। साथ ही आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत नीरज कुमार जी, मैं आप ही के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लंबे समय से अटकलें सामने आ रही थी, उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अब आपसे ये समझने की कोशिश, आखिर कौन से वो चेहरे जिनको जगह दी जाएगी और कौन से वो चेहरे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपने क्या पूछा। नीरज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुझसे प्रश्न किया है जी। तो मैं चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ कि आज 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जैसे ही नाम तय हो जाएंगे, कौन कौन मंत्री बनेंगे, तो वह भी आपको मालूम हो जाएगा, वह भी बता दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने आज इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, तो कोई एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहता हमारे यहाँ। तो इस नाते उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके लिए उनको बधाई। अब फुल फ्लेज अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और संगठन को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। संगठन का विस्तार होगा
और आपके चैनल के माध्यम से मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को देता हूं। और आज एक शुभ दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हो रहा है, क्योंकि बिहार के लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है। मनोज लाल मनु जी, आपका रुख करते हुए सर, चूंकि देखिए आरजेडी के भी रिएक्शन है, आपकी आवाज नहीं आ पाती है। ठीक है सर, उसे मैं ठीक करवा रही हूँ। तब तक मनोज लाल मनु जी आपका रुख कर रही हूँ मैं, क्योंकि आरजेडी के रिएक्शन सामने आ रही है कि महज कुछ ही समय बचा हुआ है और कुछ समय में आप दोनों अगर गठबंधन में साथी हैं अभी भी और आगे भी अगर इसी तरह से दिशा और दशा तय की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो पहले कर देना चाहिए था उसमें अब लेट लतीफी की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को, देशवासियों को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हमारा कहना है कि हर पार्टी का, सरकार का अपना अपना काम होता है कि क्या करना है, नहीं करना, क्या देरी हो, क्या घाटा हो, क्या लाभ हो, क्या फायदा हो, ये तो अपना नेतृत्व समझता है जिस घटक दल की सरकार रहती है। इसमें दूसरे को बोलने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनका, मुख्यमंत्री जी का ये अपना अधिकार है कि वो कब जब चाहे किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, किसी मंत्री को शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस विषय पर हम लोगों को कोई चर्चा ही नहीं करते। ठीक है। और कब हो, कोई अच्छा दिन हो, मुहूर्त हो, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, ये सब तो चलते रहता है। तो रितु जी, इस विषय पर कुछ बोलने से अच्छा है कि अगर जो हमारी सरकार काम कर रही है और सरकार के पास जो हो सकता है कि मंत्रियों की कुछ कमी होगी तो उसको फुलफिल कर रहे हैं। इसका कोई से संबंध कोई चुनाव से लेने देने का नहीं है। अब क्योंकि घटक दल है, कई घटक दल इसमें शामिल हैं, तो सभी लोगों के साथ, नेतृत्व के साथ बातचीत होती है, उसके बाद फाइनल होता है। तो इसमें कुछ न कुछ देरी होगा। अब किनका क्या कोटा बचा हुआ है, उनको किनको किनको मंत्री बनाना है, फिर उनको अपने स्तर से नेताओं से बातचीत करके कोई फैसला लेना होता है। तो इसलिए मेरे विचार से ये कहीं से भी कोई न देरी है न कोई नजदीक है। तो ये सरकार चल रही है। सरकार को अपने सहयोगियों को जरूरत थी, मंत्रिमंडल में कमी भी थी, जगह भी बचा हुआ था, तो इसलिए इस पर गहन विचार विमर्श करके आज हुआ है और इसका परिणाम दूरगामी ही होगा। और कहीं कोई इसके किसी के कहने से, विपक्ष के नेता कहें या विपक्ष के लोग बोले, तो उनका तो काम ही है बोलना। ठीक है, विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेंगे और ये प्रक्रिया के तहत आलोक पांडे जी हो रहा है सीधे तौर पर, ये कहना है जेडीयू के प्रवक्ता मनोज लाल मनु जी का। लेकिन सर, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा और समझने की कोशिश आपसे ये रहेगी कि आपको क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या कह रहा है कि किस फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी नए चेहरों को? क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें सभी जानते हैं कि बीजेपी जब भी कोई कदम उठाती है, कोई स्टैंड लेती है, तो उसका आने वाले समय के लिए है कि भविष्य में किस तरह से अपने आप को मजबूत किया जा सके। ऋतु जी, चुनाव के लिए 6-7 महीने बचे हैं। जरा इको आरएम प्लीज ठीक करा। ठीक है सर। ठीक है। और उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू कोई कदम उठाएगा तो ऐसा नहीं कि उसका चुनावी लाभ और हानि से नहीं है। ये जो जेडीयू के भाई कह रहे हैं ये तो आदर्श स्थिति है। लेकिन दूसरी बात, अगर हम कहें कि इतनी जगह थी, 6-7 मंत्री पद खाली थे, तो बिहार को पूर्ण क्षमता से क्यों चलाया नहीं गया? बिल्कुल, पूर्ण मिनिस्टर होने चाहिए पूरे ना। हाँ। और अगर इसके बगैर काम चल रहा था अच्छी तरीके से बिहार का, तो अभी अब 6-8 महीने बचे हैं, उसमें 2.5-3 महीने पहले चुनावी सूचना लग जाएगी। 3-4 महीने के लिए जब आप मिनिस्टर नियुक्त करते हैं तो उसमें राजनीति न सूंघी जाए तो क्या सूंघा जाएगा? तो इसलिए जिस इनोसेंट तरीके से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और उस वजह से चुनाव किया गया, ये बयानबाजी। सीधा सफंदा ये है कि चुनाव के समय में जाति और राजनीतिक गणित सेट करना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है सभी जातियों को। तो जो रह गए हैं जिनमें नाराजगी है उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ में कुछ और ज्यादा देखता नहीं हो इसमें।
लेकिन सर जो लोग नाराज हैं उन लोगों को मनाने के लिए इस प्रक्रिया को या फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिन पुराने चेहरों को यहाँ पर बाहर का रास्ता या फिर आउट करने की प्रक्रिया चल रही है या यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है वो लोग नाराज हो जाएं और फिर अंतर्कलह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाए चुनाव से पहले, वो एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा फिर। बिल्कुल ये रिस्क रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा लोगों को निकालने वाली नहीं है। आप देखेंगे नए लोग ही आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि मिनिस्टर भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो उनका जाना स्वाभाविक था। हालांकि एक पद एक व्यक्ति की बात थी, तो वो जुलाई में संभवतः 26 जुलाई के आसपास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। तो 8 महीने से वो भूल गए थे क्या कि एक पद और एक व्यक्ति रहेगा। उन्हें तत्काल उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन 8 महीने वो पद से चपके रहे। अब उन्हें धक्का मार के जब निकाला जा रहा है, जबरन निकाला जा रहा है, तो कह रहे हैं एक व्यक्ति एक पद की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा नहीं है कि सब चीजें क्या बिहार में ठीक चल रही है। कम से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को अगर उसी समय इस्तीफा देते तो मैं मानता कि भारतीय जनता पार्टी एक पद एक व्यक्ति की बात कर रही है, उन्हें इस पद से निकाल करके प्रदेश अध्यक्ष में रखेंगे और इस जगह कोई तेली जाति का एक व्यक्ति लाया जाएगा जो ताकतवर मिनिस्टर रहे, जिससे कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन बना रहे। ऐसी मेरे पास जानकारी। बिल्कुल, एक आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश दास जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं, आपका भी सर हिंदी खबर में। लेकिन उससे पहले नीरज कुमार जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सर आपसे ये समझने की कोशिश रहेगी कि एक व्यक्ति एक पद संवैधानिक तौर पर आप लोगों की तरफ से कई बात का जिक्र किया जाता है, ठीक है, उनसे भी संपर्क साधेंगे। ऐसे में सतीश दास जी, आरजेडी के सुबह से कई रिएक्शन सर सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि महज 4 महीने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार क्यों, हालांकि सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रक्रिया को यहाँ पर बीजेपी, जेडीयू और एक गठबंधन में देखने को मिल पा रही है, इसको आरजेडी कैसे देख रही है? क्या किसी तरह का कोई असर आरजेडी पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा? सर एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। सर आपने शायद अपने आप एक बार फिर से म्यूट कर दिया अपना ऑडियो, एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। हाँ जी, अपनी बात रखिए सर। अब ठीक है सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास, क्योंकि ऑडियो कनेक्शन और कुछ इशू हो रहा है, उसको ठीक करवाते हैं। उससे पहले मनोज लाल मनुची आपका रुख करते हुए सर, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि भाई एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन बीजेपी में तो ये हर राज्य में और हर जगह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति एक पद की बात बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से की जाती है। ये पहले याद नहीं आया, अचानक से ऐसा क्यों याद आ रहा है? किस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं फिर? देखिए रितु जी, ये कोई सवाल नहीं हुआ। अब क्योंकि गठबंधन बनी, फिर सरकार बनी, फिर उसमें लोग शामिल हुए, अब उन लोगों ने अपना कोई अगर निर्णय लिया है, हर दल का अपना अपना एक होता है, तो उस हिसाब से जो है सो उनके यहाँ का क्या है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, इस विषय पर नहीं कह सकते। अब सर मुझे ये बताइए कि दिलीप जायसवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया, भू विभाग उनके पास था, उस पद से इस्तीफा दिया, वो लंबे समय से दो विभाग अपने पास रखे हुए थे, तब याद नहीं आया, फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि ये सवाल पूछने लायक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि आपकी सवाल पूछने लायक नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके पार्टी का अंदरूनी ये मामला है और इस मामला पर कोई दूसरे दल के लोग नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा था, बहुत लोग 2 विभाग 3 विभाग रखे हुए हैं, तो मैंने शुरू में ही कहा कि कोई मंत्रिमंडल के अगर विस्तार होता है और उसमें अगर एक दल का ही अगर सरकार रहती है तो उसको किसी तरह की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह खुद ही निर्णय लेते हैं। लेकिन जब गठबंधन की ट्यूनिंग सही नहीं है बीजेपी के साथ, उसमें जो गठबंधन के सहमति होती है, उन लोगों से भी बात होती है, उसके बाद निर्णय होता है। अब 4 मंत्री बनाना है कि 5 मंत्री बनाना है कि 3 मंत्री बनाना है, तो इतने लोगों में उनकी किसको बनाया जाएगा, उस दल के लोगों को भी ये जिम्मेदारी जाती है कि अपने नीचे से लेके ऊपर तक के जो हाई कमान कहते हैं उन लोगों से बातचीत करके फैसला करे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका अगर सरकार ने कोई दल ने अपना निर्णय लिया है
कि हमको रिजाइन दे देना है, कोई मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ये उनकी भावना है, उनकी पार्टी की भावना मनोज है। लाल मनु जी, देरी देखिए और सवेर राजनीति तो में जो भी होता है सर, वो आगे भविष्य के लिए तय किया जाता है और निश्चित तौर पर उसी हिसाब से रीति नीति तैयार की जाती है। मुझे राजनीति की उतनी समझ नहीं है, आप मुझसे बखूबी राजनीति समझते हैं, तो सर आप बेशक से कितना भी इस चीज को डिनाई कर दें कि चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है, बस महज मंत्रिमंडल एक प्रक्रिया है, उसका यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कहना गलत होगा। ये दोहरा मापदंड हो जाएगा कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राजनीति से कोई इस चीज का सरोकार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति यानी कि लोगों को साधने की कोशिश होगी कि जातीय समीकरण, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर बिहार में रहा है कि उस जातीय समीकरण को कैसे साधा जा सके। मनोज लाल मनु जी, देखिए, मैं आपकी बातों को कोई काट नहीं रहा हूं, आपकी बात को मैं कोई खारिज भी नहीं कर रहा हूं। बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो वहाँ के लोकल जो इन्वायरमेंट रहता है उसी आधार पर जनरली सब काम होता है। और कोई अगर जाति का सवाल है तो कोई पिछड़ी जाति के अगर किन्हीं को बनाया जा रहा है तो क्या अभी मंत्रिमंडल में पिछड़ी जाति के लोग नहीं है क्या? किसी फॉरवर्ड को बनाया जा रहा है तो अभी फॉरवर्ड के लोग उसमें नहीं है क्या? किसी शेड्यूल कास्ट बनेंगे तो क्या उनके कास्ट के लोग उसमें नहीं है? ये मैंने कहा कि ये अपने अपने दल के हिसाब से जिन लोगों का भी कोटा बचा रहता है उनको चयन करने का अधिकार है, उनके नेतृत्व को। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जातीय आधार पर हो रहा है चुनाव में। हम ठीक है आलोक पांडे जी, क्या आप सहमत हैं मनोज लाल मनु जी की बात से? क्योंकि पहले वो कुछ और कह रहे थे, अब वो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, अब मनु जी तो ऐसा कह रहे हैं जैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है। और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, बीच में नहीं, बीच में नहीं। ठीक है सर, लौट ठीक है, ये बीजेपी का मसला है, आपकी तरफ से सीधे तौर पर कहना। आप सुन लीजिए, आलोक जी जवाब दीजिए। जी, मेरा कहना ये मतलब है कि अगर बीजेपी का मतलब है और इतना समय लगता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में कि कैबिनेट विस्तार में 8-10 महीने लग जाते हैं, तो ऐसी सरकार बिहार में क्यों आए? बीजेपी की पूर्ण बहुमत किया है या आरजेडी की पूर्ण बहुमत किया है? इससे तो बीजेपी और आरजेडी में समन्वय की कमी दिख रही है। जैसा जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई बातचीत करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। अगर ऐसा है तो फिर इसीलिए कि बिहार उतनी गति से नहीं बढ़ पा रहा जितनी गति से और बढ़ सकता है। जो ताकत बिहार के लोगों के अंदर काम करने की है वो काम नहीं करवा पा रही भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू की सरकार। जब एक कैबिनेट विस्तार में 8-10 महीने लगा देती है कोटा पूरा करने में, तो क्या अगले चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व में सरकार बने या बीजेपी के नेतृत्व में सबसे बड़ी सरकार बने? जेडीयू के नेतृत्व में सरकार क्यों बने? जो नेतृत्व का समन्वय नहीं कर पाती, कैबिनेट विस्तार समय से नहीं कर पाती। इसलिए इसे स्वीकार करिए, ये बहाना कहने से आपका नुकसान होगा। ये कहिए कि जो उपजातियों का समन्वय है, जातीय समन्वय नहीं, उपजातीय समन्वय है। जातियों में भी, ओबीसी में भी कि तेलियों का समन्वय है कि नहीं है, प्रजापति का समन्वय है कि नहीं है, और किसी जाति का समन्वय है कि नहीं है। तो उपजातीय समन्वय को करने के लिए कि अगर किसी जाति विशेष में, उपजाति विशेष में नाराजगी है तो उसको दूर करने के लिए आपने ये कैबिनेट विस्तार किया है। वरना जब इतने दिन से सरकार चल रही थी तो 3-4-5 महीने में आप कैबिनेट विस्तार करके कौन सा बिहार के विकास में आप भागीदार बनेंगे? या तो फिर आपने डिले किया तो उतना बिहार के साथ नुकसान किया आपने। क्यों उस समय पूर्ण ताकत से आपने बिहार के विकास के लिए काम नहीं किया? और अगर अब कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ निखालिस राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, न कि बिहार के विकास के लिए। जाहिर तौर पर जब मसला उठा है, राजनीति हो रही है, तो सवाल भी उठेंगे। सतीश दास जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? सर आप एक बार फिर से अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और ऐसे में कई ऐसे नए चेहरे जिनको इन और आउट किया जाएगा, आरजेडी कैसे देख रही है इस बार?
ठीक है सर, अब मनोज लाल मनु जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए सर, क्योंकि ऑडियो कनेक्शन इशू ज्यादा हो रहा है। मनोज लाल मनु जी, चूंकि देखिए आप लोगों की तरफ से जाहिर तौर पर कई बातों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अंत में सवाल ये उठ जाता है सर कि बहानेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी भी यही सवाल पूछ रही है कि अब जब कुछ समय बचा हुआ है, एक तरफ नीतीश कुमार की तरफ से प्रगति यात्रा निकाली जा रही थी, प्रगति यात्रा के तहत लोगों को साधने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ 2 महीने पहले भी इस तरह की सुगबुगाहट थी और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें यहां पर तेज हो गई और अब तो समय भी आ गया है कि शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। देखिए, मैंने शुरू में कहा रितु जी कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है कि नहीं होना है, ये फैसला मुख्यमंत्री के ऊपर रहता है। अगर आपके कथनानुसार कि 2 महीना पूरी ही सुगबुगाहट हुई तो उसके सारे लोग अपना बातचीत कर रहे थे और इसमें कहीं से जातीय गणित का क्या बात होता है, कोई उपजाति या कौन जाति, हमें तो नहीं लगता है कि जो जाति अभी उसमें शामिल है उसके अलावे कोई जाति शामिल होगा। जाति के आधार पर अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या कोई, अगर आप ये देखिए ना कि अगर कोई राजपूत उसमें है तो उसको हटा दिया गया है या राजपूत को उसमें शामिल कर दिया गया, कोई शेड्यूल कास्ट है तो उसको उसमें दे दिया गया, तो ये अलग बात है। अब फैसला उन दल के लोगों को करना है कि किनको किनको मंत्री बन। अब बोलने के लिए तो कोई आदमी कुछ बोल सकता है, बोलने की अभिव्यक्ति है अपने देश के अंदर में, तो सब लोग जिन्हीं के कहने पर कि उनके विचार पर वो क्या कह रहे हैं, सर क्या बोलने की आजादी छीनना चाहते हैं? बड़े बड़े नेता दूसरे दल के क्या कर रहे हैं उस पर सरकार नहीं न चलेगी, उस पर मंत्रिमंडल का स्थापना नहीं ना होगा। जब सरकार की इच्छा होगी उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार किया है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं होनी चाहिए और किसी को बोलने का कोई जवाब ही नहीं है। हम पहले करें हम बाद में करें, ये हमारा अधिकार है ना भाई, इसमें किसी दूसरे से हमको परमिशन तो लेनी नहीं है। जब ये हम लोग हमारे गठबंधन के लोग तय कर रहे हैं तो ये होगा, दूसरे जाति को छोड़ेंगे, उप जाति को लेंगे। अब बोलने वाले बोल रहे हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है रितु जी। तो हमें लगता है कि इस तरह की बातों से मंत्रिमंडल के विस्तार में इन सब बातों का कोई स्थान ही नहीं सामने आता है। वो मुख्यमंत्री के और घटक दल के नेताओं के आपसी बातचीत के बाद जब तय हुआ किनको क्या, ठीक है सर, एक बार फिर से सतीश दास जी आपका रुख करते हुए सर अपनी बात रखिए। आप चुनाव में लगे हुए घर लगे हुए, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये तो इशारा कर रहा है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का भी परिवर्तन होगा। ये भाजपा नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जेपी नड्डा साहब आए हैं, एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला सिर्फ अति पिछड़ा जायसवाल समाज पर, दिलीप जायसवाल जी पर लागू होता है कि जेपी नड्डा जी पर भी लागू होता है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो ये अति पिछड़ों का अपमान है कि जायसवाल जी ने, इसलिए जायसवाल जी को हटाया गया कि उन्होंने अपने विभाग में, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ एक कर्मचारी से लेकर सेक्रेटरी तक के बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता। ये जायसवाल जी ने कहने की साहस की थी और इस वजह से उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। तो इनके अंदर मतफुटौल शुरू हो गई है और ये जदयू के लोगों को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। ये मंत्रिमंडल विस्तार जो एक इशारा है, असल में मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना है, बीजेपी मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना चाहती है और पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी मौनी बाबा बन करके आप देख रहे हैं कि इस तरीके से बिहार के सवाल पे कहीं कुछ बोल नहीं रहे, प्रेस से कोई बात नहीं कर रहे, जनता से कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री एक इशारा, मुख्यमंत्री को हटाने का एक इशारा है। आज 4 बजे ये भी फैसला हो सकता है। आरजेडी की तरफ से बहुत बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन अब आने वाले समय में या शाम 4 बजे के बाद क्या तस्वीरें क्लियर होती है देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज बिहार मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है जिसमें कई नए चेहरे को एंट्री दी जाएगी। तो कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।